हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं अमरजीत तिवारी। आज आपको इंटीग्रेशन पढ़ाने चल रहा हूँ, तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। पिछली क्लासेस में क्लास 11th में आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा ही होगा, तो आप जानते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के आपको फलन मिलते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के फलनों को करने के लिए तमाम प्रकार के फार्मूले होते हैं जिनको आप याद कर लेते हैं और फिर उन फार्मूलों का आप प्रयोग कर करके अवकलन ज्ञात करते रहते हैं। ठीक किसी प्रकार से समाकलन भी है। इसमें भी अनेक प्रकार के आपको फलन मिलेंगे, जैसे चरघातांकीय, लघुगणकीय, त्रिकोणमितीय, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय और आपका ये जो बीजगणितीय है। और इसमें भी तमाम प्रकार के फार्मूले मिलेंगे। उन फार्मूलों को याद करके आप जिस प्रकार से अवकलन करते थे, समाकलन भी कुछ उसी प्रकार से किया जाता है, लेकिन उसके करने की जो प्रक्रिया होती है वो अलग होती है। तो जो समाकलन होता है और जो अवकलन होता है, अवकलन की ही विपरीत प्रक्रिया का नाम जो होता है समाकलन होता है। हम कुछ उदाहरणों के द्वारा यहाँ समझने का पूर्ण प्रयास करेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ, पहले डिफरेंशिएशन पे थोड़ा सा फोकस अपना करेंगे हम, और इसके ज़रिए हम इंटीग्रेशन को समझने का प्रयास भी करेंगे। ये रहा आपका डिफरेंशिएशन। आप जानते हैं जब आपका कोई फलन f(x) दिया जाता था तो कुछ ऐसा आप उसके साथ करते थे कि आपको क्या मिल जाता था, f'(x) आपको प्राप्त हो जाता था। तो ये मान लीजिए आपका ये फलन है f(x) आपको दिया गया, ये जो एरो आपको दिख रही है, समझ लीजिए कोई प्रोसेस हुआ इसके साथ, और वो होने के बाद आपको ये मिल गया आपको f'(x). तो आप जानते हैं जनरली dy/dx इसका लिया गया होगा, तो फिर आपको क्या मिला होगा, f'(x) आपको मिल गया होगा। इतना तो आप जानते ही हैं। और दूसरी साइड अगर हम बात करें इंटीग्रेशन की, तो आप पहले समझने का प्रयास कीजिए। इस फलन का अवकलन करने के बाद हमें क्या मिला है, f'(x). मैं कहता हूँ f'(x) के साथ आप कुछ ऐसा करिए कि ये जो आपका f'(x) है ये आपको पुनः क्या दे दे, f(x) दे दे। तो इस कार्य को करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो कदम उठाया जाता है, उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं समाकलन करना। अर्थात जो किसी फलन का अवकलज होता है, उस अवकलज का यदि आप समाकलन करें तो पुनः आपको वह फलन प्राप्त हो जाता है। अर्थात ये यदि किसी फलन का अवकलज है तो इसके साथ आप अगर कोई प्रक्रिया समझ लीजिए, इस एरो के द्वारा मैं दिखा रहा हूँ, कुछ कर रहे हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जा रहा है, f(x). तो वह जो प्रक्रिया होती है उसका जो नोटेशन होता है जो है वो इस प्रकार से कुछ दिखाया जाता है इंटीग्रेशन ऑपरेटर के द्वारा, f'(x). और चूंकि यह फलन x का है तो यहाँ एक और भी टर्म यूज में आता है जिसको हम कहते हैं समाकलन गुणांक, जिसको हम dx प्रदर्शित करते हैं। तो यह फलन जिसका होता है समाकलन गुणांक भी उसी का होता है। अर्थात यदि यह हमारा फलन x का ना हो करके y का फलन होता तो ये जो हमारा समाकलन गुणांक dx लगा हुआ है या क्या हो जाता, dy। तो ये जो आपका समाकलन गुणांक है वो निर्भर करेगा कि आपका फलन किस चर का है। जिस चर का फलन होगा उसी का समाकलन गुणांक यहाँ लगने वाला है। तो आपको अब क्या मिलने वाला है, f(x) मिल जाता है। और भी समझेंगे हम उदाहरणों के द्वारा, आप देखते रहिए। मैं कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए आपको समाकलन समझाऊंगा और फिर आप समझिएगा कि समाकलन कैसे करते हैं, समाकलन और अवकलन में क्या अंतर होता है। अंतर तो आप समझ ही गए होंगे कि अवकलन की विपरीत प्रक्रिया का ही नाम क्या होता है, समाकलन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ या ध्यान दीजिएगा। मैं कहूँ ये मेरा एक sin x मेरे पास कोई फलन है और मैं इसका अवकलन करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, आपको cos x मिलेगा। आप जानते हैं d/dx sin x क्या होता है, cos x। अब मैं दूसरी तरफ अगर बात करूँ इंटीग्रेशन की, तो मैंने क्योंकि मैंने कहा
ये जो आपका अवकलज ज्ञात होता है इसके साथ कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे यह जिसका अवकलज है वह फलन प्राप्त हो जाए, तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? समाकलन कहलाती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स का अवकलज यहाँ कॉस एक्स हुआ है, तो कॉस एक्स के साथ कुछ ऐसा किया जाए तो क्या किया जाए? उसको आप सबसे पहले इंटीग्रेटिंग सिंबल से इस प्रकार से रखिए, उसके सामने कॉस एक्स, और चूंकि यहाँ पे dx भी लगा हुआ था तो dx भी लगाइए। क्योंकि क्यों dx लगाया? क्योंकि फंक्शन किसका था? x का था। अब क्या आने वाला है? क्या आने वाला है? मैंने कहा इसी की विपरीत प्रक्रिया का नाम है। तो जब इसका अवकलन करने पर cos x मिला था तो इसका समाकलन देख लीजिए, इसी का समाकलन हो रहा है, तो इसका समाकलन करने पर क्या मिलने वाला है? sin x। क्या मिलने वाला है? sin x मिल गया। ठीक, एक दूसरा एग्जांपल आप देखिए। मैं कहूं मैं इस बार sin x नहीं लूंगा, क्या लूंगा? sin x प्लस 2 लेने वाला हूं। ये मेरा कोई दूसरा फलन है sin x प्लस 2 d/dx। तो आप बताइए, अवकलन करना आप क्लास 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो d/dx sin x का क्या हो जाता है? cos x, और ये है आपका दो अचर, तो अचर का क्या हो जाता है? शून्य। तो फाइनली क्या आने वाला है? cos x। तो ये जो दिया हुआ फलन है इसका अवकलज हमको क्या ज्ञात हुआ है? cos x। तो चलिए cos x जो ज्ञात हुआ है इसका यदि मैं समाकलन करूं तो मुझे ये मिलना चाहिए। बिल्कुल नियम, क्योंकि हमने अभी बताया कि ये जो इसका अवकलज आता है उस नियम के तहत इसका अवकलन कर इंटीग्रेशन कर देने पर हमें यह फलन प्राप्त हो जाना चाहिए। क्योंकि इस अवकलज का पूर्व फलन ये है तो इसका समाकलन करने पर हमको यह प्राप्त होना चाहिए। तो चलिए देखिए, cos x dx प्राप्त होना चाहिए। चलिए हम मान लेते हैं कि हमें प्राप्त हो गया, भाई होना भी चाहिए। तो ये हो गया आपका sin x प्लस 2। चलिए दूसरा एग्जाम्पल और मैं लेता हूँ, एक और मैं कहता हूँ इस बार मैं sin x प्लस 2 नहीं लूँगा, फिर क्या लूँगा? sin x प्लस 4 लेने वाला हूँ d/dx। तो क्या आएगा? आप जानते हैं अवकलन करना, फिर से वही cos x आ जाएगा। ठीक, और मैं फिर से कहूँगा कि यह जो cos x आया हुआ है इसका आप कुछ इस तरीके से इसके साथ कुछ काम कीजिए जिससे यह फलन आपको पुनः दोबारा प्राप्त हो जाए। जो जिसका यह अवकलज है वह फलन ही आपको प्राप्त हो जाए। तो आप कहेंगे हम क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। तो समाकलन चलिए इसका करते हैं। तो जब आपने cos x का समाकलन किया तो आपको क्या मिलना चाहिए? sin x प्लस 4 मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, मिल गया। अब आप ध्यान दीजिए, आप देखेंगे मेरे बताए हुए नियम के तहत आप कहेंगे हाँ बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन फिर आप एक बात जब गौर करेंगे, cos x का इंटीग्रेशन करने पर आपको मिला sin x, यहाँ cos x का इंटीग्रेशन करने पर आपको मिला sin x प्लस 2, यहाँ cos x का इंटीग्रेशन करने पर आपको मिल रहा है sin x प्लस 4। तो आप कहेंगे मुझसे सर ये बार बार ये तो वैल्यूज़, ये तो फलन, ये जिनके अवकलन हैं बदलते हुए आ रहे हैं। तो मैं भी कहूँगा हाँ, लेकिन आप तो सोचेंगे कि ये फलन बदल क्यों रहे हैं। तो आप इस बात का ध्यान दीजिए, जब हम इंटीग्रेट करते हैं किसी फंक्शन को तो उसके साथ एक कांस्टेंट टर्म जुड़ता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और उसको हम एक c से निरूपित करते हैं, c से प्रदर्शित करते हैं, जो कि एक आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। तो यहाँ क्या आना चाहिए? c। अच्छा, ये c आर्बिट्री कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसकी वैल्यू निकालने के लिए कंडीशंस दी रहती हैं सवालों में। जैसे मान लीजिए किसी वक्र का आपको समीकरण निकालना होगा तो उस वक्र के आपको बिंदु दे दिए जाएंगे जिसका प्रयोग करते हुए आप इस c की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यह c कहने का मतलब कोई फिक्स तो है नहीं कि c की एक ही वैल्यू है, नहीं, c फिक्स नहीं है, c बदलते रहता है, हमेशा बदलते रहता है।
तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो cos x dx का जो आपको मान प्राप्त हो रहा है इंटीग्रेशन करने के बाद, कहने का मतलब यह है कि यह कोई निश्चित राशि नहीं है, निश्चित क्वांटिटी हमारे सामने नहीं आई है, कोई निश्चित बात नहीं कही गई है। इसलिए अब ये जो बात जहां हम पहुंच रहे हैं उसी को हम कहते हैं अनिश्चित समाकलन। किसी फंक्शन को देखिए आपने इंटीग्रेट किया था, यहाँ आपको जब ये नहीं था तो केवल sin x दिखा था, और यहाँ आपको sin x + 2 दिखा था, यहाँ आपको sin x + 4 दिखा था। फिर आपने हमसे ये सवाल किया कि सर ये तो फंक्शन बदल रहे हैं, तो मैंने कहा आपसे क्या कि यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म जोड़ दी जाती है जो कि दिए हुए कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपना मान प्राप्त करता रहता है, ठीक है। और ये जो टर्म होती है यह क्या कहलाती है, इंटीग्रेटिंग क्या कहलाती है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट होती है और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है इस पद को, जिसका मान बदलता रहता है और दी हुई कंडीशंस के अकॉर्डिंग आता रहता है। इसलिए अब यहीं से हम अनिश्चित समाकलन पढ़ना शुरू करते हैं। अनिश्चित समाकलन पढ़ने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि कुछ जो फार्मूले हमारे सामने होते हैं, पहले हम उन फार्मूलों को याद कर लें विधिवत तरीके से। जिस प्रकार से हम अवकलन करने के लिए कुछ फार्मूले याद करते हैं, उसी तरह से हमें समाकलन के भी कुछ फार्मूले याद करने पड़ेंगे। तो आइए अब हम कुछ समाकलन के फार्मूले लिखेंगे जो आप याद करके सवालों में उनका उपयोग करेंगे और आपके सामने उनका हल आता जाएगा। ये देखिए आपके सामने कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1/n+1+c। अच्छा c क्यों है, आपको मैंने बताया क्योंकि ये c बताता है कि ये जो वैल्यू आ रही है ये इतनी ही वैल्यू फिक्स नहीं है, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जो इस बात पर निर्भर करेगी कि कंडीशन कैसी दी हुई है। तो कंडीशन जिस प्रकार से दी हुई होगी, आपकी c की वैल्यू उसी प्रकार से आएगी, तो फलन को एक पूर्ण रूप प्रदान करेगी। जो वो पहले था सेम वैसा ही फलन वह आ जाएगा। तो ये बता रहा है कि हम फिक्स नहीं हैं। c का मतलब देखिए हर टर्म में जुड़ा हुआ है +c+c+c+c। तो एक कांस्टेंट टर्म आपको ये जो आर्बिट्री होता है इसको आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि निश्चित नहीं है भाई। आपको हमने प्रीवियस अभी एग्जाम्पल में वो sin x वाला बताया, उसमें भी क्योंकि फिक्स नहीं था कि वही आएगा, हो सकता था कि कुछ दूसरा आ जाए। तो इसलिए ये c हर टर्म में आपको जुड़ा हुआ मिलेगा, जिसमें बाय द वे गलती से नहीं जोड़ा हूँ तो आप जोड़ लीजिएगा। ये देखिए कहीं कहीं मैं भूल भी गया हूँ तो आप नहीं भूलेंगे। 1/x dx, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, यही वाला फार्मूला लगा के इसको ऊपर ले जाते हैं और फिर ये ऐसा करके फिर वो गलत कर देते हैं। तो गलत नहीं करना है, जो है 1/x dx log x बेसी प्लस c, e की पावर x का e की पावर x, a की पावर x का a की पावर x अपॉन log a, cos x dx का sin x का माइनस cos x, sec स्क्वायर x tan x, cosec स्क्वायर x माइनस cot x, sec x tan x sec x, cosec x इंटू cot x माइनस cosec x tan x dx माइनस log sec x। इसको मॉड में कर लीजिए, क्योंकि ये डेफिनेशन आपकी बोलती है लॉग की, लॉग के सामने जो भी क्वांटिटी हो वो ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए। मॉड लगाने से आप बोल सकते हैं कि ये क्वांटिटी क्या हो गई है, पॉजिटिव हो गई है। तो cot x का क्या है, log sin x, यहाँ भी आप लगा सकते हैं ऐसे। लॉग के सामने जो भी आप दिखे तो आप उसको मॉड में रख दिया करिए, क्योंकि वो बताता है कि फिर हम पॉजिटिव हैं, और लॉग की डेफिनेशन भी बोलती है कि जो भी कुछ सामने उसके दिख रहा है वो पॉजिटिव होना चाहिए। sec x यहाँ देखिए पहले से लगा हुआ है, sec x dx log sec x प्लस tan x प्लस c, यहाँ भी देखिए हमने जोड़ा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यही आएगा, इसके अलावा भी कोई आ सकता है, कंडीशंस जैसे भी हों दी रहेंगी। तो कोई भी कभी ऐसे ही होता है कि ये बिल्कुल यही आ जाता है, उस स्थिति में आपका ये जो c होता है वो 0 हो जाता है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सवाल में कंडीशंस के ऊपर निर्भर करेगा कि कैसे काम हमको करना है। और cosec x dx का जो होता है log cosec x माइनस cot x होता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे और फिर आप भी उसी तरीके से करने का प्रयास करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक।